हेलो। हेलो। हाँ जी, +2 NDA लिख के बता दें बेटा अगर वॉइस आ रही है तो। हाँ बेटा, ऑल क्लियर, बढ़िया है सब कुछ। है तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि पी ब्लॉक, जैन बेटा जैन, पी ब्लॉक अपना कंप्लीट हो गया था फिलहाल, है ना। यार ये तो चलो भाई जो स्टार्ट करें, फिर 9:15 हो ही गए हैं, आ गए हैं सारे। जल्दी से बेटा ज्वाइन किया करो यार, जल्दी। राघव, चावला, अंकुश, हर्ष, अजय, पी ब्लॉक अपना कंप्लीट है। विशाल बेटा, पी ब्लॉक अपना कंप्लीट है। पी ब्लॉक होने के बाद उसके क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए थे भाई, एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाने हैं बढ़िया से। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाओ, डाउट भेज लो, एग्जाम्पल बना लो,
और इसके बाद डी ब्लॉक स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से आ जाएं फिर बेटा, फिर रिवाइज के लिए कहोगे, जल्दी से आ जाओ। ध्यान से देखना, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में अगर आप देखोगे थ्योरी वगैरह बहुत ज्यादा फिर कॉम्प्लेक्स हो जाती है। एक एक चीज ध्यान से समझना। नोट्स आपको प्रीवियस जैसे मैं दे रहा हूँ, नोट्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, डेली की डेली आपको समझाया जाएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसको अच्छे से लिखो। बाकी उसमें से बोर्ड वाले जो पॉइंट होंगे, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आप उन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। बेटा सीक्वेंस वाइज चल रहा है यार, कोई और चैप्टर कैसे करवा दो। इसके देखो पी ब्लॉक हो चुका है, इसके बाद डी ब्लॉक है। अब डी ब्लॉक के बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तभी समझ में आएगा अगर डी ब्लॉक कंप्लीट है। अगर डी ब्लॉक को हम जंप कर देंगे तो फिर अगला चैप्टर अपने पास समझ में आने वाला है ही नहीं, कोऑर्डिनेशन समझ में आएगा ही नहीं। फिर उसके अगले मेटलर्जी है, हम जंप नहीं कर सकते फिलहाल। ठीक है, अपने को डी ब्लॉक करना ही करना होगा। उसके बाद कोऑर्डिनेशन एक बहुत अच्छा बहुत बड़ा टॉपिक है, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उसको क्लियर करेंगे फिर मेटलर्जी आएगा। इस तरीके से अपना सिलेबस आगे बढ़ेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर बात की जाए, देखो ध्यान से देखो, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, पर जितना जितना मैं समझाऊं उतना आपने याद करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना, कम भी नहीं पढ़ना, ये ध्यान रखना। अगर आप कहोगे कि हर एक चीज में हम घुस जाएंगे इसमें, कि डी ब्लॉक में हम घुस करके पढ़ेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। ध्यान रखना कि इरेगुलरिटीज हैं डी ब्लॉक के अंदर, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की तरह सिंपल नहीं है कि कोई पैटर्न फॉलो कर रहा हो। इरेगुलरिटीज हैं, पैटर्न मोस्टली फॉलो नहीं होता है। तो कहां पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हो मैं आपको बता सकता हूँ। क्लास के दौरान ये जो मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ इसको लिख लो, कोई क्वेश्चन करवाऊंगा वो क्वेश्चन कर लो, बोर्ड में लिख लो, है ना, जो बोर्ड में करवाया जा रहा है रफ में लिख लो। उसके बाद जो प्रॉपर जो नोट्स है वो मैं आपको सेंड करूंगा ही, उसकी चाहे आप फोटोकॉपी निकाल लो चाहे उन नोट्स को लिख लो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, प्रॉपर मैं आपको नोट्स दूंगा। देखो डी ब्लॉक को स्टार्ट करने से पहले आपने को पता है कि यार एस ब्लॉक, लेफ्ट हैंड साइड हमने एस ब्लॉक पढ़ा था, राइट साइड हमने पी ब्लॉक पढ़ा था। इन दोनों को मिला करके नॉर्मल एलिमेंट कह रहे थे। नॉर्मल का मतलब या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का मतलब जिनमें की जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंस शेल में ही जाता है, वो एस वाले वैलेंस शेल में जाएगा, पी वाले वैलेंस शेल में जाएगा, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल एलिमेंट, जो नॉर्मली अपने बिहेवियर शो करते हैं। एक्सेप्ट द नोबल गैसेस इन पी ब्लॉक, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को मिला करके नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, वो चीज क्लियर हो गई थी। अब डी ब्लॉक में हम आए, बीच में आप देखोगे कि एस और पी के बीच में डी ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है भाई, एस और पी के बीच में डी ब्लॉक रखा हुआ है। अब डी ब्लॉक में आप देखो तो इनकी प्रॉपर्टीज कुछ एस ब्लॉक की तरह होंगी, कुछ पी ब्लॉक की तरह होंगी, दोनों को मिला करके डी में रखा हुआ है, मतलब दोनों के बीच की प्रॉपर्टी डी ब्लॉक वाले शो करेंगे। डी ब्लॉक में कुछ वर्ड यहाँ पे यूज किए जाते हैं, एक एक करके धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, बेटा ध्यान देना, ट्रांजिशन एलिमेंट किनको हम कह रहे हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट कह रहे हैं ना, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होंगे जिनमें नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उनकी ग्राउंड स्टेट में या फिर उनके एक्साइटेड स्टेट में, बेटा उसको कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट विच हैव एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि इनके अंदर एटलीस्ट अपने को वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए इन डी सबशेल, डी सबशेल, और या तो वो अनपेयर्ड ग्राउंड स्टेट में आ जाए या फिर वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाए। मतलब अपने को चाहिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब वो कहीं भी आए चाहे। ठीक है भाई, क्लियर दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। चाहे अपने को वो ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले या अपने को एक्साइटेड स्टेट में मिले, अपने को एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए किसके अंदर, डी सबशेल के अंदर कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसको कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इससे पहले शायद
आपने पढ़ा हो कि ट्रांजिशन को ही डी ब्लॉक कहते हैं, पर ट्रांजिशन एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी है कि एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए भाई किसके अंदर, डी सबशेल के अंदर। डी सबशेल कैसे दिखाई देता है ना, बात आती है कि डी सबशेल कैसे दिखाई देता है। तो डी सबशेल भाई कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, इसके अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये डी सबशेल आपका कुछ ऐसे दिखाई देगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं। मैं एक एक चीजें क्लियर करवा दूं, बहुत आसान है, ध्यान से देखते रहना, ठीक है, समझते रहो, और जो भी नोट्स मिले उसको नोट करते रहना बेटा। अगर आपने बुक में इसको पढ़ना स्टार्ट किया आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है, इसलिए ध्यान से यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते जाओ और फिर आप बुक में देखना, फिर आसान होगा। डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होगा, डी सबशेल के अंदर 5 ऑर्बिटल आ रहे हैं। अनपेयर्ड का मतलब क्या है, कुछ ये डीजनरेट है ना, डीजनरेट मतलब सबकी एनर्जी सेम है, हमने पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। अभी ये क्या है, कितने अनपेयर्ड है, कितने अनपेयर्ड है, 5 अनपेयर्ड, अब 6 आए, कितने अनपेयर्ड हो गए, 4 अनपेयर्ड हो गए, अब कितने अनपेयर्ड हो गए, 3, अब कितने अनपेयर्ड हो गए, 2। इस तरीके से अगर ये फुली फील्ड है तो इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या सीन बनेगा। ये डी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसके ग्राउंड या एक्साइटेड स्टेट में, उसको हम अभी एग्जांपल के थ्रू पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताऊंगा, वहां पर ये डेफिनेशन काम में आएगी, ठीक है, वहां पर ये डेफिनेशन पूरी काम में आएगी। अगला अगला एक आता है डी ब्लॉक, अगला अपने पास बनेगा भाई डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कह रहे हैं। अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन अलग है, डी ब्लॉक की अलग है, इसको देखना ध्यान से। डी ब्लॉक को हम क्या कह रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कौन से हैं, सिंपल। एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से थे, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा था, एस में जा रहा था, एस सबशेल में जा रहा था। डी वाले पी वाले कौन से थे, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा था, जिसको हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहां पर जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में जाता है, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में जाता है। अब डी सबशेल के अंदर, डी सबशेल में जाता है कौन, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन आपका कहां जाएगा, डी सबशेल में जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चीजें आपको पता होंगी, देखो ध्यान से, इसके अंदर एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, 3 बना लिया हमने। अब देखो इसके अंदर ये जो, ये अंदर में क्या है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है भाई, ये सबसे अंदर इसका क्या हो रहा है, ये है न्यूक्लियस। सबसे बाहर वाली शेल को, सबसे बाहर वाली शेल को वैलेंस शेल कहते हैं, सबसे बाहर वाली शेल को वैलेंस शेल कहेंगे, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से। सबको पता है कि न्यूक्लियस है बीच में, न्यूक्लियस से सबसे बाहर वाली जो शेल है एटम की, उसको वैलेंस शेल कह रहे हैं, एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसके अंदर वाली एक शेल को पकड़ लो, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, ये सबसे बाहर वाली शेल को पकड़ा, उसके बाद एक अंदर वाली शेल को पकड़ लो। एक अंदर वाली शेल को जो पकड़ा जाता है उसको कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल होता है n-1, खत्म, ठीक है, पेनल्टीमेट होता है n-1। n अगर सपोज चौथी शेल उसकी लास्ट शेल है तो n-1 कौन होगी, थर्ड शेल होगी पेनल्टीमेट। और अब उसके एक और अंदर वाली शेल को पकड़ लो, एक और अंदर वाली शेल को पकड़ लो, इसको कहते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल। और ये ऑब्वियसली क्या होगा, n-2, ये 3 ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। वैलेंस शेल n, पेनल्टीमेट n-1, उसके भी एक अंदर वाली एंटी पेनल्टीमेट n-2,
ठीक है, ये देख लो पहले, ये बात हजम हुई कि नहीं। डी सबशेल में डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, डी सबशेल, वैलेंस शेल होता है एन, पेनल्टीमेट होता है उसके ठीक एक अंदर वाली शेल जिसको n-1 कहते हैं, उसके भी अंदर वाला जो होता है उसको n-2 कहते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल। क्या ये चीज क्लियर है? अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखूं क्या? अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकता हूं? अरे अभी तो डी ब्लॉक समझाया ही नहीं है, अभी तो ये बेसिक चल रहा है। तो 11th 12th में आपने 11th 10th में कहीं आते जाते हुए पढ़ा होगा, अभी तो किया ही नहीं इसमें। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर बच्चे को पता रहता है कि एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का, डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो क्या आता है। तो n-1 डी 1 to 10 ns 0 1 ऐसे लिखा जाता है। ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई। जैसे एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns 1 to 2 था, जैसे पी ब्लॉक का ns2 np1 to 6 था, ऐसे ही डी ब्लॉक का क्या है n-1 डी 1 to 10 ns 0 1 2, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। ये बताइए, ठीक है। n-1 d 1 to 10 ns 0 1 2 ns 1 to 2 ns 2 np 1 to 6। हाँ भाई ये बता दो। अरे ये तो पढ़ा हुआ है ना, ये एस ब्लॉक का, ये एस ब्लॉक का होता है, ये पी ब्लॉक का होता है, ये डी ब्लॉक का बना। अब इसके अंदर ये शेल कौन सी होगी? वैलेंस शेल। ये कौन सी शेल है? वैलेंस शेल, जो सबसे बाहर वाली होगी। और n-1 ये कौन सी शेल है? पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल की हम बात कर रहे हैं, ये पेनल्टीमेट शेल होगी। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल, अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो किस में एंटर कर रहा है? पेनल्टीमेट शेल में। जैसे कि एग्जाम्पल अब लेते हैं, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। स्कैंडियम सबने पढ़ा हुआ है, एटॉमिक नंबर 21। स्कैंडियम सबने पढ़ा हुआ है, एटॉमिक नंबर 21। एग्जाम्पल देख लो, समझ में आ जाएगा। स्कैंडियम 21, एटॉमिक नंबर 21 है स्कैंडियम का। इसको लिखते हैं, इसको कैसे लिखा जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितने हो गए? 18। 4s2 20। अब एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? 3d में, 3d1। अब आप ये बताइए कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया, अब इसमें कितनी शेल्स रही होंगी? इसमें कितनी शेल्स रही होंगी? इसमें 4 शेल्स रही होंगी। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्या इसमें इस तरीके की 4 शेल बनी? ये फर्स्ट वाली, ये सेकंड वाली, ये थर्ड वाली, ये फोर्थ वाली। यहां पर 4s है और यहां पर क्या है? 3d। ठीक है, इतना क्लियर है? ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है, और तीसरी शेल में एक ये 3d है, और ये चौथी शेल। तो इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है, कभी भी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आता है। अब आप कहोगे लास्ट तो 4s में आना चाहिए, तो ये भरा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज में, जो ऑफ-बाउ का प्रिंसिपल होता है। एक हमने पढ़ा था ना, एनर्जी रूल होता है ऑफ-बाउ का, कि आपने क्या करना है, n+l रूल से एनर्जी को निकालना है। अगर हम 4s की एनर्जी को निकालें तो कितना हो जाएगा? 4 + 0। 3d की एनर्जी निकालें तो 3 + 2। तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? 3d की। तो आखिरी वाला 3d में जाएगा, आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3d में जाएगा। ये जो आपको आखिरी इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ना, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 3d में जा रहा है, 4s में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 4s की एनर्जी कम है, पहले उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, फिर 3d को इलेक्ट्रॉन जाएगा लास्ट वाला। बस इतनी चीज इसमें समझने की है। इतना आपको समझ में आ गया तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं। तो स्कैंडियम 21 में हमने क्या किया? 4s2 और 3d1, लास्ट में 3d में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा इसमें? 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। ये बता दो, इतना बन गया।
कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बेसिक कुछ चीज समझ में आई एग्जाम्पल के साथ? ठीक है, स्कैन अभी तो स्टार्ट करवाएंगे, अभी तो 3D सीरीज 4D सीरीज सारे करेंगे। ठीक, ये क्लियर है? एनर्जी वाला जो रूल है भाई, एनर्जी रूल में लिखा जाता है N+L। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, हमने हुंस रूल ऑफ बाउ है ना, आपने पढ़े होंगे। N+L रूल। N कितना है 4, L की S के लिए L की वैल्यू होती है 0, उसके बाद P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2। तो 3D मतलब 3+2, 5 और 4। तो ज्यादा एनर्जी किसकी आई? 3D की। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको लास्ट में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, जिसकी एनर्जी कम होती है उसको पहले इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। जैसे घर में होते हैं ना छोटे छोटे भाई बहन है, तो पहले उनको दे देते हैं, उसके बाद जो बड़े बचते हैं फिर उनको मिलता है। तो वैसे ही जिनकी एनर्जी कम रहती है, जैसे 4s की एनर्जी कम है तो पहले उसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक, उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन गया 3D में। सही है? अब क्या हम डी ब्लॉक में एंटर कर जाएं? अरे इतना क्लियर है? क्या हम अब डी ब्लॉक में एंटर कर सकते हैं? है ना, 3 हर्षित 3+2 एंड 4+0, एस के लिए 0 होती है। ठीक है भाई, एंटर किया जाए। देखो, अगर हम पीरियोडिक टेबल को देखें तो उसमें अपने को फोर्थ पीरियड दिखाई देता है। कौन सा पीरियड दिखाई देगा? फोर्थ पीरियड। अब फोर्थ पीरियड के अंदर अपने पास 3D सीरीज आ जाती है, पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं 3D सीरीज। 3D 1 2 3 4 5 6 3D 10 तक जाएगा। इसको कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ध्यान से देखना, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, फोर्थ पीरियड में गए 3D मिला, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फिफ्थ पीरियड में गए 4D ट्रांजिशन सीरीज। सिक्स्थ पीरियड में गए 5D वाला मिला। सेवेंथ और लास्ट पीरियड में गए 6D वाला मिला। अगर हम इसको फर्स्ट ट्रांजिशन कहते हैं तो इसको सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, इसको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इसको फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। सिंपल है। फोर्थ पीरियड में जाओ, आपको फोर्थ पीरियड में 3D सीरीज मिलेगी, उसको भी बता देता हूँ क्या कुछ कैसे याद रखना है। 3D सीरीज मिलेगी, उसको कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। फिफ्थ पीरियड में गए तो 4D आ जाएगा, 3D के बाद 4D एंटर करेगा, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। सिक्स्थ में आए तो 5D, उसके बाद 6D। क्या इतना क्लियर जा रहा है? क्योंकि ये आपका n की वैल्यू है ना, ये भी क्लियर है कि ये n की वैल्यू है और ये n-1 की वैल्यू है। तो याद रखने का सिंपल तरीका, अगर कोई आपसे कहे कि मैं सिक्स्थ पीरियड में हूं, कौन सी डी सीरीज में होऊंगा, तो सिक्स्थ पीरियड में 5D सीरीज में वो रहेगा, सिक्स्थ में 5D सीरीज में रहेगा, क्योंकि सिक्स क्या है? n, तो n-1 क्या हो जाएगा? 5D। L के लिए कैसे पता लगता है? तो भाई वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में L की वैल्यू अगर 0 है तो S आता है, 1 है तो P आता है, 2 है तो D आता है, 3 है तो F आता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर स्मॉल l पढ़ा था ना, एजीमुथल क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन कर। ठीक है, तो 3D सीरीज में आप घुसते हैं अंदर। 3D सीरीज सब आपको स्क्रीनशॉट वगैरह मिल जाएगा, इसके प्लस नोट्स भी मिल जाएंगे। 3D सीरीज में चलते हैं। देखो, अब हम पहुंचे 3D सीरीज में। पीरियड है अपने पास चौथा, सीरीज है अपने पास 3D, ग्रुप है अपने पास थर्ड, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10, 11, 12। ठीक है भाई, 3 से लेके 12 तक का डी ब्लॉक रहता है, 3 से लेके 12 तक का रहेगा 3D, यानी कि हम पीरियड फोर्थ में जा रहे हैं। क्या इतना क्लियर है? पीरियड 4 में चला जाए, पीरियड 4 में जा रहे हैं, 3D सीरीज है, पहले सबसे ज्यादा पूछी जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट देखो क्या कुछ आए, एलिमेंट देखना ध्यान से। सबसे पहले आया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज,
ठीक है भाई, ये लिखा 3D सीरीज में, 3D सीरीज में लिखा स्कैंडियम से जिंक तक। याद कैसे किया जाए? तो याद कैसे किया जाए? साइंस साइंस टीचर विनीता, साइंस टीचर विनीता कृपलानी। ठीक है भाई, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी। इसको या तो क्लियर नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे लिख लो, अगर क्लियर नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे लिख लो। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैडम फेविकॉल को नी छेड़ो जनाब। तो भाई हमने एक ऐसा कुछ बना लिया कि साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैडम फेविकोल को नहीं छेड़ो जनाब। ठीक है, अपने को याद रखने से मतलब है, याद हो जाएगा इतने में। भाई अलग अलग साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस को नी क्यों जाने। हाँ कुछ ऐसा भी है भाई, अपने अपने आप बना सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। फिलहाल जो मेरे को याद था मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से क्या इनको याद रखा जा सकता है? क्या 3D सीरीज ही सबसे ज्यादा, यस 3D सीरीज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो फोर्थ पीरियड में आती है, सबसे ज्यादा कंपाउंड वगैरह इसी के होते हैं। ये चीज समझ में आ गई तो बाकी अपने आप समझ में आएंगे। ठीक है, एक्सेप्शनल केसेस जो भी, नो डाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल भी हैं, बहुत ज्यादा याद नहीं रखने, 2-3 इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, वो अपने को सारे सारे याद थोड़ा ना करने, तो 2-3 इंपॉर्टेंट है वो हम याद कर लेंगे। क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे लिखा जाए? चीजों को समझाने से मैं समझा रहा हूं यहां पर, क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे लिख दें? क्या इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे लिखा जा सकता है ना? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई। तो पहले एक लाइन डाल देते हैं यहाँ पे, ये, और ये हमने डाल दी लाइन एक और। ठीक, अब आ जाते हैं अब थोड़ा ठीक लग रहा है ना? पूरा ही गायब हो जाता है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, रंग बिरंगा कलरफुल लग रहा है ना? सही है। अब देखो भाई, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए, अरे ब्लर कहाँ है यार, सही तो आ रहा है, सही तो है। ब्लर 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 है क्या? सही है भाई, राघव चावला ने कह दिया सही है। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मैडम फेविकॉल को नी छेड़ो जनाब। ठीक, नोट्स में भी मिल जाएगा आपको। अच्छा, आगे इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आए तो एटॉमिक नंबर कैसे याद रखा जाए? तो इसका है 21, ठीक है, उसके बाद 22, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, 30। ठीक है, अब हम आए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। तो इसमें हमने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि ये आ जाएगा आपका, इससे पहले, इससे पहले फोर्थ पीरियड से पहले थर्ड पीरियड में कौन से नोबल गैस थी? आर्गन थी 18। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे कि आर्गन लिखने के बाद, आर्गन लिखने के बाद 18 के बाद इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो भाई ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर आर्गन है। ठीक, यहाँ पर क्या आ रहा है? आर्गन आ रहा है। अब आर्गन के बाद ये आया 3D
4s में पहले 2 भर दिए, फिर 3d में 1। क्या ये क्लियर है? 4s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 20 हो गए, 3d में 1 भर दिया, 21 आ गए। 4s को पहले इलेक्ट्रॉन दे दिए, एनर्जी कम है उसकी, 4s को 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 3d में 1 आया। ठीक, क्लियर है ना? ठीक, सही है। अब ठीक है, अब उसके बाद 3d में 2, 4s में 2, उसके बाद 4s में 2 दिए, 3d में 3 दे दिया। क्या इतना क्लियर जा रहा है? 4s में 2 दिए, 3d में 3 दे दिया, फिर 4s में 2 दिए, 3d में 4 दे दिया। तो अब आपने देखा कि यार 3d में 4 आ रहे हैं और 4s में 2 आ रहे हैं, तो यहां पर ये जो क्रोमियम है इसने कहा नहीं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। अपने को जब एक्जैक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिल रहे हैं, अपने को 1 2 3 और 4, और क्यों ना इसका s से 1 इलेक्ट्रॉन ले लें। तो आपने पढ़ा ही हुआ है कि इसमें अब ये एक्सेप्शनली क्या करेगा कि ये अपनी एनर्जी एक्जैक्टली हाफ फील्ड की एनर्जी ज्यादा होती है ना, एक्जैक्टली हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये क्या करेगा अपना, यहां पर इसने क्या किया कि 3d में 5 बना लिए, 4s में 1 बना लिया। मैंने उसको सर्कल कर लिया, क्रिप्टोन का याद रखना है। ठीक है, 4s से 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? 3d में, और 3d का 5 हो गया। और एक्जैक्टली हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा फुली फील्ड, उसके बाद एक्जैक्टली हाफ फील्ड, फिर पार्शियली फील्ड। मैग्नीज देखो, 3d1 3d2 3d3 3d4, उसकी जगह 5 आया, 3d5 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, तो ये 4s में 2 और 3d5, फिर 4s में 2 और 3d6, फिर 4s में 2 और 3d7, फिर 4s में 2 और 3d8, फिर 4s में 2 और 3d9। तो अब कॉपर ने कहा कि ना, हम क्या करेंगे, कॉपर ने कहा कि क्या किया जाए, इसको एक्जैक्टली इसको पूरा फुली फील्ड कर लिया जाए। तो 4s से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और कहा वो चला गया, 4s से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और 3d में उसने ट्रांसफर कर लिया। तो 3d में 10 हो गया, 4s में 1, ये यहां पर भी इसको सर्कल कर लेते हैं। और जिंक आया 3d में 10 और 4s में। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो जाएगा अपने को पूरा पूरा? 3d का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकियों का तो आप अपने आप बना लोगे, फिर 3d का समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नी छेड़ो जनाब, निकिल, कॉपर और जिंक। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ क्रोमियम। भाई देखो, क्रोमियम में 3d4 बन रहा था, क्रोमियम में 3d4 जा रहा था, तो क्रोमियम ने क्या किया कि 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन अपना 3d में ट्रांसफर कर लिया। अब हो गया 3d में 5, एक्जैक्टली हाफ फील्ड हो गया, ज्यादा स्टेबल हो गया, 4s में 1 रह गया। कॉपर ने भी सेम ही किया, कॉपर ने भी s से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 3d में चला गया, 3d का एक्जैक्टली फुली फील्ड हो गया, वो भी ज्यादा स्टेबल हो गया। छेड़ो और नी छेड़ो जनाब, तो बस रिलेशन बनाया है, अब उसमें एग्जैक्टली नहीं आ रहा है तो उसको क्या क्या किया जाए? भाई फिलहाल तो मेरे को तो याद हो गया ना, ऐसे मेरे को हो गया तो आपको भी हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जामिनर को थोड़ा मतलब है आपने कौन सा मिनिमोनिक्स बनाया, क्या आपने किया, अपने को तो भाई याद रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एलिमेंट याद होने चाहिए। क्या ये क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ कि ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसके अंदर कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, या तो उसकी ग्राउंड स्टेट में हो या उसकी एक्साइटेड स्टेट में हो। मुझे एक एलिमेंट यहां पे ऐसा बता दो जो कि फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहा हो, दोनों में, n में भी n-1 में भी, जल्दी से बता दो। अरे मजाक तो चल ही रहा है भाई, मजाक ही तो चल रहा है। अरे यार एनडीए बॉयज तो मजाक ही तो हो रहा है, ये तो साइंस चीजें पूरा मजाक ही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है बताओ। थोड़ा डी ब्लॉक में थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को समझ लें, बिकॉज डी ब्लॉक की जो थ्योरी है उसमें एनसीईआरटी में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, बिल्कुल साइलेंस, समझ रहे हो? कुछ भी चीज उसमें एक लाइन आप 10 बार पढ़ लो, एक लाइन आपके दिमाग में घुसने को तैयार नहीं होगी। तो इसलिए चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसको आप सिंसेरली देख लो, उसके बाद आप पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, है ना?
हाँ भाई, सारे कह रहे हैं कि अपने को ये जो जिंक है ना, जिंक, हैं कि अपने को ये जो जिंक है ना, जिंक, ये 3D में 10 और 4s में 2, जिंक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ग्राउंड स्टेट में तो बिल्कुल नहीं है। सही है। अगर एक्साइटेड स्टेट बनाई जाए, अगर एक्साइटेड, इसको थोड़ा सा, अगर एक्साइटेड स्टेट बनाई जाए, ये बनाया जिंक, ग्राउंड स्टेट में क्या आया, आर्गन के बाद 18 के बाद 3D में 10 किया और 4s में 2 किया। सही है। क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब मैंने एक्साइटेड स्टेट में Zn का 2 पॉजिटिव बना दिया, ऑब्वियसली Zn 2 पॉजिटिव ही बनाएगा, उसका फुली फील्ड थोड़ा ना, उसको फुली फील्ड में तो जाएंगे ही नहीं हम, वहां तो एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। क्या इसका Zn 2 पॉजिटिव भी फुली फील्ड आ रहा है कि नहीं? 4s में 0, खत्म, 4s को लिखने की जरूरत ही नहीं अपने को। अब बताओ, क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट बनेगा? क्या जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट बनेगा? क्या जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट बन पाएगा? नहीं। तो जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इसी तरीके से जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक में आता है 3D10 4s2, कैडमियम में आता है 4D10 5s2 और मरकरी में आता है 5D10 6s2। ठीक है। इस चीज पे अगर मैं फोकस करूं तो ये देखो, जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक में क्या आ रहा है? जिंक में आ रहा है अपने पास 3D10 4s2, कैडमियम में आ रहा है 4D10 5s2 और मरकरी में 5D10 6s2। ये तीनों ही दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि अगर मैं एक्साइटेड स्टेट में भी देख लूं तो एक्साइटेड स्टेट में भी डी में फुली फील्ड होगा, ग्राउंड स्टेट में भी डी में फुली फील्ड है। इतना बता दो। इतनी अगर बात हजम हो गई हो तो बताओ, इतना बता दो मुझे। Zn+1 नहीं होगा। Zn+1 क्यों होगा? जिंक में +2 स्टेट में पहले वो दोनों ही एस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा ना, उसी से तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुली फील्ड आ पाएगा 3D10। अगर वो 4s1 करेगा तो उसमें क्या फायदा है उसका? ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? जिनमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए, या तो मिले ग्राउंड स्टेट में या मिले एक्साइटेड स्टेट में। जिंक को देखो ध्यान से, 3D10 4s2 जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और Zn2 पॉजिटिव में एक्साइटेड में भी जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सही है। अब क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ एक्साइटेड तो हो रहा है, एक्साइटेड स्टेट में भी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है कोई, क्लियर है ना? अरे भाई, एक्साइटेड में भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा हर्षित, क्यों नहीं आएगा भाई? नहीं आ रहा है ना। क्यों का क्या मतलब यार? 3D में आप देखो ना, लॉजिकल आप बात करो, 3D में 10 है, एक्साइटेड होने के बाद 2 पॉजिटिव बना ना, 2 पॉजिटिव का मतलब 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 4s खाली हो गया। 3D में अभी भी 10 है, D10 का मतलब फुली फील्ड, और Zn में भी ग्राउंड स्टेट में भी फुली फील्ड, खत्म। तो सही है। अब इसमें अगर इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे जाए, इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे जाए, तो फिर बना लोगे ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सारे? सबसे ज्यादा अभी देखने पे सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में किसमें दिखाई दे रहे हैं? ग्राउंड स्टेट में आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कौन से एलिमेंट में दिखाई दे रहे हैं? अगर मैं सारे ग्राउंड स्टेट की बात करूं, बताओ, डी में और एस में जोड़ करके मुझे कितने सबसे ज्यादा अनपेयर्ड किस में मिल रहे हैं ग्राउंड स्टेट में? किस किस में मिल रहे हैं बताओ?
देख भाई, मुझे तो क्रोमियम दिखाई दे रहा है फिलहाल, तो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये क्रोमियम दिखाई दे रहा है। क्रोमियम के अंदर मुझे फिलहाल 5 और एक 6, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे क्रोमियम के अंदर, और उसके मैक्सिमम तो इसी में दिखाई दे रहे हैं ना, क्रोमियम में। और कॉपर में, अरे कॉपर में तो एक ही अनपेयर्ड है, कॉपर में तो एक ही अनपेयर्ड है 4s का। इसमें 5 अनपेयर्ड है, इसमें 6 आ गया, मतलब इसमें 4 अनपेयर्ड है, इसमें 3 अनपेयर्ड है, यहाँ पर भी 3 अनपेयर्ड है। तो मतलब सबसे ज्यादा मुझे क्रोमियम में अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं, कितने, 5 और एक 6। और कॉपर में 3D का 10 है, वो सारे पेयर्ड है, 4s का 1, 4s में सिर्फ एक ही अनपेयर्ड है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो 3D है, 3D सीरीज में आपको कहीं भी क्या देखने को नहीं मिलेगा? 3D सीरीज के अंदर क्या हम ये कह सकते हैं कि अपने को 3D4 कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, और 3D9 अपने को देखने को नहीं मिलेगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि 3D सीरीज में अपने को 3D4 और 3D9 देखने को नहीं मिल रहा है? नॉट पॉसिबल। छोटी छोटी चीजें हैं, सब नोट्स में लिखा हुआ है, बस एक सीरीज में आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूं हर एक चीज। बाकी आप नोट्स में से लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्या कितना याद करना है वो भी सब नोट्स में लिखा हुआ है। जिंक में अगर आप +3 करने की कोशिश करें, अगर आपने ऐसी कोशिश करी तो उसके कैसे परिणाम आएंगे, देखो। Zn में ये आपने देखा यार, 3D में 10 आ रहा है, आपने Zn में से पहले 2 हटा दिए, Zn 2 पॉजिटिव बन गया, 4s में से दोनों गायब किए। अब 3D है, एक तो आप अंदर वाली शेल में आ गए, और दूसरा अंदर वाली शेल भी फुली फील्ड है। कितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी इसके लिए? 3D में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। थ्री डी फोर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 3D4 अगर आए, 3D4 और 4s2, तो 3D क्रोमियम ने कहा कि क्योंकि इनमें एनर्जी का बहुत ज्यादा गैप नहीं होता है 3D4s में, तो वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके 3D में चला गया। अब 3D के 5 हो गए, तो 3D में एक्जैक्टली हाफ फील्ड हो गया, जो ज्यादा स्टेबल हो गया, और 4s में 1 रह गया। तो इसको हम कहते हैं कि ये 3D से जंप कर गया, 4s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3D में चला गया, तो इसीलिए 3D4 कभी पॉसिबल नहीं है। सेम रीजन रहेगा कि 3D9 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने 4s से इलेक्ट्रॉन लेकर के 3D को 10 बना दिया, फुली फील्ड बना दिया। 4 से एक एक इलेक्ट्रॉन लेना, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हेलो 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 ये जब अरे मलिक कौन श्रीकरण लग रहा है। हर्षित वर्मा कौन सा वाला लिख के करा है? हर प्रिपरेशन फॉर जेईई अरे तो की है, वो भी कौन करते? आर यू स्टडीइंग वेल अरे पल्ले हर्षित वर्मा स्टिल अलाइव। की जिंदगी चल रही है।
Yes, gentlemen. Yes, How yes, are you? yes. Well, Noor, Yes, are you Babu. feeling all? I'm रिकॉर्डिंग feeling ऑफ करते हैं। सिद्धांत रिकॉर्डिंग कहाँ लेके जा रहा भैया? This the host. वेयर इज पंचम? Arey Aryan, how are you, brother? नाइस ब्रदर, यू टेल। हाउ आर यू क्वेश्चन क्यों पूछता है यार? आर्यन जिंदा है बाबू, आर्यन जिंदा है। मैं जिंदा हूँ। आर्यन रिकॉर्डिंग कहाँ से ऑफ करते हैं? गुज्जा ध्यान दे दो। मेरे को होस्ट बनाना करता हूँ। अच्छा। शांतनु ओ शांतनु, बोल। क्या हाल है? अरे चल अबे यार पंचम तो तुमने भगा दिया। माइक तो बंद थी। राघव चावला आवाज आ रही है बेटा? राघव, चलो बढ़िया आ रही है। सही है। बीच में क्या हो गया था कि थोड़ा सा नेटवर्क स्लो हो गया था। अब भाई ये चीज अगर आपके समझ में आ गई है तो बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको नोट्स में मिल जाएंगे, वहां से आप समझ सकते हैं। ठीक है। थर्ड ट्रांजिशन, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की हमने बात की है, इसी तरीके से सेकंड आएगी, उसके बाद थर्ड आएगी। जो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज यानी कि जो सेवेंथ पीरियड है, सेवेंथ पीरियड इतना ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। सेवेंथ पीरियड तो बिल्कुल भी कहीं पूछा नहीं जाएगा। हाँ, वो नोट्स में लिखे हुए हैं, उसको फोटोकॉपी निकाल लो, चाहे नोट्स में जितने जितने लिखे हुए हैं, नोट्स में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे हुए हैं। मेनली मेरा मोटिव ये था कि आपको एक जो 3D सीरीज है उसको डिटेल में बताया जाए कि कैसे क्या हो रहा है, कौन अनपेयर्ड है, कौन पेयर्ड है ना। बाकी आप अपने आप इसमें कर लोगे। बाकी ये भी पॉइंट आपको पता लग गया कि यार जिंक, कैडमियम, मरकरी आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। जिंक, कैडमियम, मरकरी आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका मतलब हम एक पॉइंट ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि हम क्या एक पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑल डी ब्लॉक, all transition metals are d block element, but all d block element are not transition elements are not ट्रांजिशन एलिमेंट। भाई ये वाली लाइन अगर समझ में आ गई हो तो मुझे आगे बता दी। ये वाला नोट जो हमने लिखा हुआ है कि ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑल ट्रांजिशन मेटल्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, और जिंक, कैडमियम, मरकरी उसमें एग्जांपल आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? ट्रांजिशन एलिमेंट में ऐसा कुछ लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी आपको नोट्स वगैरह में मिल जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, मैं सारे उसमें नोट्स में लिखे हुए हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर बात की जाए, ट्रांजिशन एलिमेंट तो ये किस तरीके की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, किस तरीके से ये
रहते हैं, एक बार इनको भी देख लेते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देख लेते हैं कि किस तरीके से ये प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहे हैं। देखो भाई, ट्रांजिशन एलिमेंट में अगर पहली बात की जाए इस तरीके से, ट्रांजिशन एलिमेंट एक तो मुझे पता है, कि दे आर मेटल्स एक्सेप्ट सॉलिड मेटल्स होते हैं, एक्सेप्ट कौन सा इसमें लिक्विड आ जाता है, कौन सा नॉन मेटल लिक्विड, कौन सा इसमें मेटल लिक्विड आ जाता है, कौन सा मेटल लिक्विड आ जाएगा डी ब्लॉक में? मरकरी, ठीक है, एक्सेप्ट मरकरी Hg, ठीक है। तो दे आर सॉलिड मेटल्स, उनमें मेटेलिक बॉन्ड होते हैं बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहले ही बता दूं, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक, जनरल है। एक्सेप्ट मरकरी। दूसरा, ये क्या करते हैं, ये मेटेलिक तो होते ही हैं। दूसरा, इनका हाई क्या होता है, MP एंड BP, ठीक है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका आएगा, ठीक। उसके बाद वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इनकी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों आएगी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? क्योंकि जो NS, क्योंकि बॉन्डिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, N के भी, यानी कि लास्ट वाले फोर्थ के भी कर रहे हैं, और N-1 3D के भी कर रहे हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन बराबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। और कैटलिस्ट की तरह ये काम करते हैं। डिफरेंट जितने भी कैटलिस्ट होंगे भाई, वो मैक्सिमम आपको डी ब्लॉक के दिखाई देंगे, ठीक है। आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकल, जितने कैटलिस्ट आते हैं, पैलेडियम, प्लेटिनियम, निकल, कोबाल्ट, सब आपके कहाँ आ जाते हैं, डी ब्लॉक के। इसके अलावा क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कंडीशन ही है कि ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होना चाहिए, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कौन सा, पैरामैग्नेटिक होंगे ये, क्या ये क्लियर है? पैरामैग्नेटिक, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना इनमें, जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ करके बाकी सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, बॉन्डिंग उसमें होती है। फिर कलर्ड कंपाउंड आएंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी आएगी, और अलॉय बनाएंगे। कलर्ड भी होते हैं सारे के सारे, कलर्ड कंपाउंड होते हैं, ठीक है, कलर्ड कंपाउंड होते हैं। इसके अलावा और क्या आ सकता है इसके अंदर, कलर्ड कंपाउंड होते हैं, अलॉय बनाते हैं, अलॉय बनाएंगे ये। और इसके अलावा लास्ट, अलॉय बनाने के अलावा इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो बता ही दिया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब मेटालिक होते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं भाई, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये, ठीक है। इतनी चीजें बता दी है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो अगला चैप्टर है वो पूरा का पूरा डी ब्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट है जो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज को शो कर रहे हैं। कोई आपसे पूछे कि डी ब्लॉक के अंदर जो है वो सारे के सारे, एक तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मेटेलिक है, सारे सॉलिड है एक्सेप्ट मरकरी, कलर्ड होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक जा रही है मैग्नीज की, ऑस्मियम की +8 तक जा रही है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कैटलिस्ट होते हैं, मोस्टली कैटलिस्ट डी ब्लॉक के हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कलर्ड कंपाउंड होते हैं ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अलॉय बनाते हैं। सबको हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। इतनी चीजें मुझे बता दें, 2 and 3 प्रॉपर्टी कौन सी, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये लो प्रॉपर्टीज का नाम दे देते हैं, ये लो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। अब बताओ, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं हो सकते,
पी ब्लॉक या एस ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन नहीं हो सकते, पी ब्लॉक एस ब्लॉक के भी एलिमेंट, क्योंकि नो डाउट उसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट ट्रांजिशन की एक कंडीशन है कि 3D में जो डी है n-1 डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब ऑब्वियसली n-1 डी और ns में होना चाहिए, और n-1 डी जो है एस और पी ब्लॉक में नहीं होता है। हाँ, मेटल नॉन मेटल की भी अलॉय बनते हैं, मेटल नॉन मेटल दोनों अलॉय बन सकते हैं। फिफ्थ एंड एट्थ प्रॉपर्टी तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इस तरीके का दिखाई देता है, FeCN6 2 नेगेटिव, इस तरीके का कुछ दिखाई देता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें जो ये मेटल होता है आयरन, ये डी ब्लॉक के होते हैं सारे के सारे, तो इसलिए डी ब्लॉक को पढ़ना जरूरी है। किसके लिए कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ पाए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, FeCN6 2 नेगेटिव। तो इसमें जो Fe है दैट Fe इज ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, थर्ड की अगर बात की जाए तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट बता रही है? क्योंकि 3D और 4s दोनों के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे इसको एक एक करके कि 4s के इलेक्ट्रॉन भी एक्साइटेड होते हैं और 3D के भी होते हैं, 3D के भी होते हैं। अब आप कहोगे 3D के हो रहे तो जिंक के क्यों नहीं होते? जिंक का साइज वहां पर बहुत स्मॉल आ जाता है। ठीक है, ठीक है भाई। अब डी ब्लॉक के अंदर ही एफ ब्लॉक भी आता है, तब डी ब्लॉक को अगर ट्रांजिशन कहते हैं तो एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन कहते हैं, है ना, उनको इनर ट्रांजिशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है कि कुछ इस तरीके का एक कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है FeCN6 2 नेगेटिव। जैसे ये आयनिक, ये एक आयनाइजेशन स्पेयर, इस तरीके से डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके सेंट्रल मेटल एटम होते हैं, लिगेंड होते हैं, इस तरह नेमिंग होती है इनकी। कोऑर्डिनेशन, अगला पूरा चैप्टर ही कोऑर्डिनेशन के ऊपर है। ठीक है भाई, तो ये चीज अगर क्लियर हो गई है मुझे आप बता दें। ट्रेडिशन ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन होंगे डी एफ ब्लॉक के, ट्रांजिशन होंगे सारे के सारे डी ब्लॉक, इनर ट्रांजिशन एफ ब्लॉक। मुझे लिख के बता दे अजय, आया समझ में? हर्षित, विशाल, ललित, सिद्धार्थ, आर्यन। ठीक है बेटा, तो ये कुछ इस तरीके से डी ब्लॉक चलेगा। अब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाए, उसमें कैसे अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढे जाए। ठीक है, अनपेयर्ड और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे ढूंढे जाए, इसके अंदर कितने पेयर्ड होंगे कितने अनपेयर्ड होंगे, ये मैंने आपको बताया। बाकी जो 4D सीरीज है 5D सीरीज है उसमें भी सेम ही तरीके से आता है। फिर हम कल से फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक रेडियस हो गया, आयोनाइजेशन हो गया, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ज्यादा है, केमिकल नहीं है, क्योंकि केमिकली इनमें सिर्फ दो ही कंपाउंड है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, दो ही कंपाउंड पढ़ने हैं, बाकी सारी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। स्क्रीन सही है? ये तो आपको स्क्रीनशॉट में दे दूंगा, इसकी टेंशन क्यों ले रहे हो आप, नोट्स मिल जाएंगे, स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे भाई। पी ब्लॉक के एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर कर लेना, कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन भी साथ साथ में निपटा दो उसके। ठीक है, एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कर लो और एग्जाम्पलर के कर लो, बोर्ड एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, जय हिंद बेटा। बाकी एनडीए, बिल्कुल यार, एनडीए एनडीए को डाउट है क्या? इतना करने में एनडीए क्लियर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एनडीए में क्या आता है? ये तो आता है ट्रांजिशन एलिमेंट, क्रोमियम, कॉपर, इनका एक्सेप्शनल पूछ लेगा। अरे कौन है जो लिंक, किस चीज का लिंक भेजना है भाई? इतना टाइम कहाँ है तुम जो है? लिंक कोई भेजना है तो व्हाट्सएप पर्सनल नंबर पे आप डाउट भेजा करो, लिंक मत भेजा करो यार। ठीक है भाई, जय हिंद। चला जाए फिर। आज आपकी बोनस क्लास लग गई फिर सैटरडे को। सैटरडे को मैं लगती नहीं है, देख लो। अरे अपना चैनल तो बना हुआ है यूट्यूब पे, जेनेसिस कुरुक्षेत्र पे आएंगे ये सारे लेक्चर। हाँ, फर्स्ट पेज, अरे सारा अभी भेजता हूँ स्क्रीनशॉट। राघव क्या कह रहा है? अरे हर जगह है भाई, एफबी पे है, अपना चैनल है यूट्यूब पे, सारी जगह है। चलो ठीक है, 10-15 हो गए। बाकी जो भी रहता है वो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।